हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायो का पहला लेक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th से। जी हाँ, 9th क्लास का कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बिना शायद बायो भी ना होती, आप भी ना होते और हम भी ना होते। जी हाँ, आप सही गेस कर पा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सेल। फिजिक्स वाला सेल नहीं, बायो वाला सेल, CELL सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला चैप्टर सेल। जी हाँ, सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या मैं बोलूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, वर्ल्ड के लिए, अर्थ के लिए। अगर सेल नहीं होता तो शायद हम लिविंग तो होते, लेकिन हमें कंसेप्ट नहीं पता होता लिविंग होने का या नॉन लिविंग होने का। जी हाँ, तो हमने लिखा हुआ अपना फर्स्ट टॉपिक द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। हमने यहाँ पे सेल मेंशन क्यों नहीं किया है? क्योंकि जी द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ ही सेल है। जी हाँ, अब इसको फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट क्यों बोला है? फंडामेंटल मीन्स होता है बेसिक, वेरी बेसिक, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे छोटी चीज, बेसिक चीज। और स्ट्रक्चरल का मतलब है जो हमारा स्ट्रक्चर बना रही है। जैसे कि मैं बात करूं, एक बिल्डिंग है अगर हमारे पास, आप इमेजिन करिए एक बिल्डिंग है हमारे पास, और बिल्डिंग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? छोटी छोटी ब्रिक्स चाहिए होती है। तो बिल्डिंग बनाने के लिए आप हम अगर बोले कि किसी को घर बनाना है, वो सबसे पहले नींव रखता है। नींव रखने का क्या मतलब है? द वेरी फर्स्ट ब्लॉक, वेरी फर्स्ट ब्रिक। जी हाँ, सबसे पहली ब्रिक ही होती है हमारी बिल्डिंग का सबसे पहला ब्लॉक। उसी तरीके से लाइफ का जो सबसे पहला ब्लॉक है वो है सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, या मैं बोलूं सेल ही है लाइफ की सबसे छोटी ब्रिक या सबसे छोटा यूनिट। इसलिए स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट बोला गया है सेल को। जब हम सेल पढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें आता है, हु डिस्कवर्ड सेल। अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी या इतनी इंपॉर्टेंट जरूरत थी, डिस्कवर किया किसने इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। हु डिस्कवर्ड सेल, व्हेन एंड हाउ, कब किया और कैसे किया। तो इसका आंसर आप लोगों को पता चलेगा, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल को। कब किया? व्हेन का आंसर अगर करेंगे 1665 में किया। और कैसे? हाउ मीन्स कैसे किया? उसने किया एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। जी हाँ, रॉबर्ट के पास अपना सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था। उसने क्या किया? उससे एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को किया डिस्कवर। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, क्या कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया वो नॉन लिविंग था, या नॉन लिविंग में बोलूं वो डेड था। जी हाँ, उसने जो है उसमें मूवमेंट्स नहीं शो करी, या उसमें मूवमेंट्स को नहीं दिखाई दी, तो उसको वो डेड सेल उसने डिस्कवर किया। अब क्या होगा, अगर रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक डेड सेल को डिस्कवर किया था, तो लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? सबसे लिविंग सेल सबसे पहले डिस्कवर किया ल्यूवेनहॉक ने। इसने भी अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया। वो माइक्रोस्कोप थोड़ा ज्यादा एडवांस था, उसकी पावर जो थी लेंस की वो ज्यादा थी, इसलिए जो उसने डिस्कवर किया वो कैसा हुआ? लिविंग सेल डिस्कवर किया। सबसे पहला लिविंग डिस्कवर्ड सेल किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। समझ आया? इसके बाद जी हाँ, रॉबर्ट हुक ने जब डिस्कवर किया सेल को, तो उसने डिस्कवर किया कुछ छोटे छोटे हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर्स, या मैं बोलूं एक स्ट्रक्चर जिसमें उसको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स नजर आ रहे थे। वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को उसने नाम दिया अ लिटिल रूम। जी हाँ, अ लिटिल रूम को हम लोग बोलते हैं लैटिन में सेल, इसलिए उसने इसको नाम दे दिया सेल। अब आगे अगर हम पढ़ेंगे तो सेल्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप। सेल जो है वो डिफरेंट साइज के या शेप के हो सकते हैं। किस पे डिपेंड करता है? उनकी लोकेशन पे। जी हाँ, उनकी लोकेशन कहाँ है या उनका फंक्शन कहाँ है, इस पे डिपेंड करेगा आपका सेल का शेप या सेल का साइज। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स कर लेते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे लार्जेस्ट सेल क्या है हमारा? लार्जेस्ट सेल है हमारा बेटा एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। एक ऑस्ट्रिच के एग को हम सेल बोलेंगे क्योंकि वो हैप्लॉइड सेल होता है। तो सबसे लार्जेस्ट सेल हमारा एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच है। लॉन्गेस्ट सेल की बात की जाए, लॉन्गेस्ट सेल क्या होगा? लॉन्गेस्ट सेल होगा हमारा नर्व सेल, या इसी को हम बोलते हैं न्यूरॉन। तो नर्व सेल, अगर मैं लोकेशन पे डिपेंड बोल रही हूँ कि भाई लोकेशन से डिपेंड करेगा कि हमारा सेल कैसा है, लोकेशन पे इसलिए करेगा क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा लंबा होगा, लॉन्गेस्ट सेल है, तो बहुत इजी हो जाएगा उसको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यही बात करते हैं अगर स्मॉलेस्ट सेल की। स्मॉलेस्ट सेल है हमारा माइकोप्लाज्मा।
जो कि एक बैक्टीरिया है, वेरी स्मॉलेस्ट इन साइज, सबसे छोटा सेल है, तो माइकोप्लाज्मा को हम कंसीडर करेंगे स्मॉलेस्ट साइज। एंड अ सेल विच हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज, ऐसा कोई सेल हमारी बॉडी का जो खाली 120 दिन जीता है या जिसका लाइफ स्पैन ही 120 डेज है, इट इज कंसीडर्ड एज आरबीसी। क्या होगा बेटा, वो आरबीसी बोला जाएगा उसको, ठीक है जी। अब ये हमने कुछ सेल्स किए जो डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट शेप्स के थे। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जी हाँ, तो हमने कर लिया, सारे जो है सेल की शेप अलग होगी, सारे सेल के फंक्शंस अलग होंगे डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन, वो कहाँ लोकेटेड है इस पे डिपेंड करेगा उसके फंक्शन क्या है या उसकी शेप क्या है, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे सेल थ्योरी। जी हाँ, सेल थ्योरी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द सेल चैप्टर। सेल थ्योरी दी थी किसने, स्क्लेडन एंड सचवान ने। तो वही लिखा है, स्क्लेडन एंड सचवान गेव द सेल थ्योरी, उन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी दी। अकॉर्डिंग टू स्क्लेडन सचवान, उनका पहला पॉइंट था ये कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सेल के बने होंगे, बिना सेल का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है उसमें सेल होगा, ठीक है। इसके बाद उनकी थ्योरी इतना ज्यादा पब्लिश नहीं हो पाई, इतना ज्यादा डिस्कवर जो है वो एक लेवल तक नहीं पहुंच पाई, उसके काफी रीजंस हो सकते हैं। इसके बाद है जो आगे यही सेम थ्योरी फॉर्मुलेटेड की, आगे यही डिस्कवर की गई, वो रुडोल्फ वर्चो ने की। अकॉर्डिंग टू देम ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल पहले से है सिर्फ वही नए सेल डिस्कवर कर पाएगा, कोई भी सेल आराम से अपने आप नहीं इवॉल्व होगा, जो सेल ऑलरेडी पहले से है वही नए सेल डिस्कवर कर पाएंगे, जिसको थ्योरी में बोला जा सकता है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी कि एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सेल थ्योरी के लिए, ये दोनों साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सेल थ्योरी के लिए। अगर आप रुडोल्फ वर्चो नहीं भी नाम याद रखेंगे, स्क्लेडन और सचवान याद रखें और ये दो पॉइंट्स याद कर रखते हैं अपने थ्योरी के, दैट मींस दे आर वेरी करेक्ट कि स्क्लेडन और सचवान ने सेल थ्योरी दी। अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए हैं। एंड ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, सारे ही जो सेल हमें इस समय देखने को मिल रहे हैं या सारे ही सेल्स जो हम देख पा रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हैं, कोई भी सेल अपने आप अवतरित नहीं हुआ है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो सेल तो हमने पढ़ लिया कि सेल अलग होगा, कैसा होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन सेल के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे होंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले पढ़ लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स के नंबर पर डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म। दो तरीके के होते हैं, कितने नंबर ऑफ सेल है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। यूनिसेल्यूलर, यूनि वर्ड का मतलब होता है वन, तो यहां से आप समझ जाइए कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल होगा। यूनिसेलुलर, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें एग्जांपल हम लिख सकते हैं अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है जी। आगे मल्टीसेलुलर, मल्टी मींस एज ऑल ऑफ यू नो मेनी, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, वो आपका हो जाएगा मल्टी सेलुलर। इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हैं, किसी भी एनिमल का नाम लिख सकते हैं, किसी भी प्लांट का नाम लिख सकते हैं। नोट डाउन कर लिया है या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जैसे आपको सही लगे आप इसको लिख लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है जी। सेम जैसे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है दो तरीके के, डिपेंड्स ऑन द सेल, उसी तरीके से डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे डिपेंड होकर हम कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म कितने तरीके के हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर भी दो तरीके के हैं, डिपेंड ऑन द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे डिपेंड होगी कैसे, ये कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो भी सेल है, क्या उस सेल के अंदर जो भी न्यूक्लियस यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, या हम बोले ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन व्हिच सराउंड्स द न्यूक्लियस, वो डेवलप्ड है या डेवलप नहीं है, इस पे डिपेंड करेगा। तो ऑर्गेनिज्म आपके दो तरीके के होंगे, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है जी। तो प्रोकैरियोट्स कौन से होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे, प्रो मींस आज के टाइम वाला प्रो नहीं है, वो प्रो मींस पुराना, जी हाँ, पी से प्रो, पी से पुराना, तो प्रोकैरियोट मींस है जो पुराना ऑर्गेनिज्म होगा। पुराने ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, अगर हम आज के टाइम से अपने पहले लोगों को देखें, मैं बात करूं अपने दादा को देखो, परदादा को देखो, तो लोग कैसे हैं, थोड़े पुराने हैं। पुराने का मतलब है
जितनी हमें स्किल्स हैं, जितनी आप लोगों को स्किल्स हैं, उस तरह की स्किल्स उनके पास शायद ना हो, पुराने विचारों के, पुराने तरीके के। तो प्रोकैरियोट्स भी कौन से होंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पुराने तरीके के हैं, या जो जिनका जो न्यूक्लियस है, जिनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वेल डेवलप्ड नहीं है। तो दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच whose cells are do not have well developed nucleus, जिनके जो सेल्स हैं उनके पास न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होगा और न्यूक्लियर वेल डेवलप नहीं होगा। इसके में एग्जांपल आएगा बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी साइन ऑफ बैक्टीरिया, आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में। इसके बाद है यूकैरियोट, यू वर्ड से आप रिलेट करिए न्यू। ठीक है, तो जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो नए तरीके के हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जिनके पास बहुत स्किल्स हैं, जिनके पास बहुत डेवलपमेंट है, तो यूकैरियोट्स दोज ऑर्गेनिज्म whose cells have well developed nucleus, जिनके सेल्स के पास well developed nucleus होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, उन्हें हम बोलेंगे यूकैरियोट्स। इसमें एग्जांपल आप एनिमल्स या प्लांट्स का लिख सकते हैं। अच्छा, कैरियोट्स का मतलब होता है, कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बायो में, कि अगर आपको किसी चीज का मतलब जानना है, जैसे मुझे नहीं पता कि प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है, मुझे नहीं पता यूकैरियोट्स का मतलब क्या है, तो आप क्या करेंगे? आप उसी सेम वर्ड को अगर आप 2 में या 3 हिस्सों में ब्रेक करेंगे और उसका बहुत बेसिक सिंपल मीनिंग उसका निकालेंगे, वही उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी। जैसे कि मैं बात करूं कि यूकैरियोट्स है, ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया यू का मतलब है न्यू, ठीक है, समथिंग कॉम्प्लेक्स, समथिंग न्यू, और कैरियोट्स का मतलब है न्यूक्लियस। कैरियो वर्ड आप कहीं भी पढ़ते हैं उसका मतलब होगा न्यूक्लियस। तो यूकैरियोट्स की डेफिनेशन आपकी बन गई। ठीक है, an organism which have new nucleus, which have complex nucleus, which have well developed nucleus, या न्यूक्लियस के साथ आप ऐड करिए उसकी मेम्ब्रेन भी, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ आपके ये दोनों टॉपिक, दोनों ऑर्गेनिज्म, 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म खत्म होते हैं। सबने नोट डाउन कर लिया है? हैव यू रेड इट कंप्लीटली? चलिए जी, फिर आगे चलते हैं। चलिए जी, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जी हाँ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की हम बात यहाँ कर रहे हैं। नहीं, ये केमिस्ट्री के टॉपिक्स नहीं है, पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले होगा हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ठीक है, अगर सेम वही, अगर मैं पहले वाली थ्योरी अपनी अपनाऊं कि मुझे तो नहीं पता चल रहा इनका मतलब क्या है, क्या करें? नाम ले, ब्रेक करें, सिंपल मीनिंग निकाले, आपका डेफिनेशन अपने आप आ जाएगी। हाइपर अगर मैं बोलूं आपको, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपर? हाइपर मींस जो कुछ ज्यादा है। ठीक है, हायर, हाइपर मींस हायर, ज्यादा। ठीक है, टोनिक मींस यहां पे हम कंसीडर कर रहे हैं, यहां पर मैं इसको कंसीडर कर रही हूं एज अ सॉल्ट कंसेंट्रेशन। ठीक है जी, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन, या आप इसको शुगर की कंसेंट्रेशन भी, किसी चीज की कंसेंट्रेशन मान सकते हैं, शुगर या सॉल्ट, किसी भी चीज से। तो हाइपरटोनिक, इसका मतलब ये कुछ ऐसे सॉल्यूशन की बात चल रही है जिसमें सॉल्ट का या शुगर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। चलिए शुगर भी लिख देते हैं। सॉल्ट का या शुगर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक में होगा जिसमें सॉल्ट का या शुगर का कंसेंट्रेशन कम होगा। ठीक है, और आइसोटोनिक जिसमें सॉल्ट का या शुगर का कंसेंट्रेशन बैलेंस होगा दोनों तरफ। एक एग्जांपल देके दिखाती हूं। अगर हम एक बीकर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है जी, एक बीकर मैंने लिया, इसमें लिक्विड है फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, एनी लिक्विड, और मैं इसको बोल रही हूं कि ये हाइपरटोनिक लिक्विड है। मैं सॉल्यूशन बोलूंगी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है जी, इसके अंदर मैंने फॉर एग्जांपल कोई सेल इमर्ज किया, यहां पर कोई सेल इमर्ज कर गया, जो बाहर का सॉल्यूशन है दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन को समझने से पहले एक चीज समझिए। आपके घर पे गेस्ट आए, ठीक है जी, अब मम्मी ने आपको बोला कि जाओ जाके नींबू पानी बना के लाओ। आप नींबू पानी बना के लाए, आपने पूरी कोशिश की, बहुत मेहनत से आपने नींबू पानी बनाया। अब जब गेस्ट आए तो उन्होंने आपको बोला कि बेटा इसमें तो चीनी ज्यादा है ना, तो वो चीज शायद आपको सुनने में अच्छी ना लगे, या आप थोड़ा सा हो जाए कि नहीं मैंने इतनी मेहनत करी इस पे, अब बताइए आप चीनी ज्यादा बता रहे हैं। दूसरा क्या तरीका हो सकता था उस चीज को बोलने का? बेटा इसमें ना थोड़ा सा पानी कम है, समझ पा रहे हैं?
तो चीनी ज्यादा है यानी कि पानी कम है, यानी कि इसका करेक्शन आप कैसे करेंगे कि आप उसमें पानी और ज्यादा ऐड कर देंगे तो वहां पर जो है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बैलेंस हो जाएगा। जी हाँ, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, मैं बोल रही हूँ कि मैं हाइपरटोनिक को ले रही हूँ कि मेरा यहाँ पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। जैसे आपके नींबू पानी में क्या था, शुगर का कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ कि मेरे सॉल्यूशन में भाई वाटर कम है। हम नहीं मानेंगे कि सॉल्ट ज्यादा है, हम तो ये कहेंगे वाटर कम है मेरे सॉल्यूशन में, सॉल्ट ज्यादा नहीं डाला मैंने, पानी हो सकता है कम। ठीक है, इसके आगे क्या करेंगे, अगर ऐसा हम कुछ सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें सॉल्ट ज्यादा है और वाटर कम है तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, अगर सॉल्ट ज्यादा पानी कम, ठीक है, तो एक बहुत यूनिवर्सल सा लॉ है कि किसी भी चीज में अगर मैं सॉल्ट ज्यादा रखती हूँ पानी कम है तो क्या होना चाहिए, भाई मुझे तो पानी डालना है, उसमें पानी बैलेंस करना है। अब पानी बैलेंस करने का तरीका होगा कि जहां पर भी हायर कंसंट्रेशन होगी वाटर की और जहां पर लोअर कंसंट्रेशन होगी वाटर की, वाटर या कोई भी लिक्विड हमेशा मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अगर हम उस पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, यानी कि विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी, किसी भी एनर्जी के बिना कोई भी लिक्विड जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही मूव करेगा। तो उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि हमारे लिक्विड में पानी कम है, हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें पानी की कंसंट्रेशन कम है और जो सेल होगा उसमें पानी की कंसंट्रेशन होगी ज्यादा, तो जो इसमें जो वाटर है वो बाहर मूव करना स्टार्ट कर देगा। किस लिए, हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर पानी जैसे ही बाहर मूव करना स्टार्ट करेगा, ये जो सेल होगा, ये जो सेल है, इस सेल की जो सेल वॉल है वो ब्रेक डाउन होने लगेगी। जैसे ही यहां से पानी बाहर मूव करना स्टार्ट करेगा, इस सेल की जो सेल वॉल है वो ब्रेक डाउन होने लगेगी और इसी को मैं बोलूंगी प्लाज्मोलाइसिस। अब मैंने अलग अलग क्यों लिखा है प्लाज्मोलाइसिस, इसलिए लिखा है प्लाज्मा का मतलब हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसिस का मतलब हो गया जी ब्रेक डाउन। तो पानी बाहर निकलने की वजह से जो सेल है उसकी सेल मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो गई है, जिससे हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। ये हमारा एक केस मैंने आपको बताया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। आप उसी तरीके से केस देखिए हाइपोटोनिक में और उसी तरीके से देखिए आइसोटोनिक में। आइसोटोनिक में तो हम बता देते हैं कि आइसोटोनिक में नो मूवमेंट ऑफ वाटर, आइसोटोनिक में कोई मूवमेंट ऑफ वाटर होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है या शुगर की कंसंट्रेशन है वो दोनों साइड बैलेंस होगी, तो आइसोटोनिक में कोई मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होगी। वहीं अगर बात करेंगे हाइपोटोनिक में, हाइपोटोनिक में केस उल्टा लीजिए, हाइपोटोनिक में क्या होगा, जो बाहर का सॉल्यूशन है, बाहर के सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा, जो सेल है सेल में वाटर की कंसंट्रेशन कम, तो पानी कहां जाएगा, पानी मूव करेगा सेल के अंदर। ठीक है, जैसे ही पानी सेल के अंदर मूव करेगा जो सेल है वो क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। तो दो तीन चीजें आप ऐसे याद रख सकते हैं, हाइपोटोनिक में जो हमारा सेल है वो स्वेल अप हो जाएगा। ठीक है, हाइपरटोनिक में जो हमारा सेल है वो श्रिंक हो चुका है क्योंकि हमने हाइपरटोनिक करके देख लिया है। और आइसोटोनिक में नो मूवमेंट ऑफ वाटर यानी नो नेट मूवमेंट, दोनों जगह जो है वो चीजें बैलेंस रहेगी। अच्छा, इसका एक एग्जांपल तो आप लोग शायद डेली बेस पे या मम्मियां तो बहुत ज्यादा करती होंगी कि खीर बनी है घर पे, उसमें क्या डालते हैं, किशमिश डालते हैं। जब आप डाल रहे हो तब तो वो फ्लैसिड है ना, पतली है, श्रिंक है जब आप किशमिश डाल रहे हो अपने खाने में या खीर में। जब आप उसको खीर को खाएंगे तो क्या किशमिश उसी शेप में मिलती है, नहीं, वो क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। ठीक है जी, इतना समझ आया। चलिए आगे चलते हैं, अगर आपको ये चीज समझ आ गई है हम लोग आगे चलते हैं। तो सॉल्यूशन समझ आया आप लोगों को, तीन तरीके के सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सेल है हमारा और सेल के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ऑल्दो सेल के सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ने हैं वो है आपका सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जी हाँ,
तो पहला आपका सेल मेम्ब्रेन, सेकंड आपका साइटोप्लाज्म और तीसरा आपका न्यूक्लियस। अगर आपने सेल का स्ट्रक्चर देखा हो, सेल अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। एक होगा जिसकी फिक्स्ड शेप होगी, ठीक है जी, और एक हो सकता है जो इरेगुलर शेप भी होगा। तो जो आपका फिक्स्ड शेप का सेल होगा वो होता है प्लांट सेल। फिक्स्ड वाला जो शेप है वो है आपकी प्लांट सेल की, और जो इरेगुलर शेप है वो होगी आपकी एनिमल सेल की, ठीक है जी। अब सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होगी। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज सेल मेम्ब्रेन। सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। हम इनको एक्सप्लेन डिटेल में करेंगे इसके बाद, अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ थोड़ा ब्रीफली। साइटोप्लाज्म क्या होगा? द इनर जेल लाइक स्ट्रक्चर, जो भी अंदर जैसा स्ट्रक्चर होगा वो साइटोप्लाज्म होगा। और अगर बात करें न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी सेल। न्यूक्लियस इज, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक ऑर्गेनली है एक सेल के अंदर, ठीक है जी। तो न्यूक्लियस एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली, तो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया वो हो गया आपका न्यूक्लियस। तो ये इतना आपको समझ आया, ठीक है।